यकीन कर सकता है कि भारत के सबसे सूखे राज्य माने जाने वाले राजस्थान में एक ऐसी झील है जो सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है। रेगिस्तान में बर्फ, ये सुनना सच में थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल। या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पहले के राजाओं ने अकाल और सूखे से लड़ने के लिए नदियों को मोड़ने का ऐसा नेटवर्क तैयार किया था जो आज के हमारे आधुनिक इंजीनियरों को भी हैरान कर दे? और वो भी बिना आज की किसी भारी भरकम मशीनरी के। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले एक छात्र के हस्तलिखित नोट्स का पूरा स्टैक मौजूद है। और सच बताऊं, ये नोट्स इतने सटीक और शानदार हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी स्मार्ट स्टडी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने वाले प्रीमियम यूट्यूब एजुकेशन चैनल के लिए एकदम प्रोफेशनल एआई वॉइस ओवर तैयार किया गया हो। हाँ, एकदम टू द पॉइंट और कीवर्ड्स पर फोकस करते हुए। कोई भी फालतू बात नहीं है इसमें। एग्जैक्टली हमारा आज का मिशन इन्हीं पन्नों में छिपे भूगोल, सिंचाई परियोजनाओं और झीलों के इस ऐतिहासिक ताने बाने को डिकोड करना है। जब हम इन नोट्स को पलटते हैं ना, तो रेगिस्तान की वो पुरानी घिसी पिटी तस्वीर पूरी तरह से टूट जाती है। सही कहा। और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन झीलों के निर्माण के पीछे का बहुआयामी दृष्टिकोण, मतलब उनका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। वो कैसे? देखिए, इन नोट्स के आखिर में झीलों के महत्व पर एक पूरी सूची दी गई है जो ये साफ करती है कि इन जल निकायों को सिर्फ खेती या प्यास बुझाने के लिए नहीं बनाया गया था। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। अच्छा, मतलब सिर्फ पानी स्टोर करने का काम नहीं था इनका? बिल्कुल नहीं। एक ही झील पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है, वहां मत्स्य पालन भी हो रहा है, नमक का उत्पादन भी चल रहा है और साथ ही वो जलीय जैव विविधता को भी सुरक्षित रख रही है। वाओ! और पीने का पानी तो मिल ही रहा है। हाँ, तो ये दिखाता है कि सदियों पहले के जो योजनाकार थे वो पानी को सिर्फ एक सीमित संसाधन नहीं मानते थे, वो उसे एक आर्थिक और सामाजिक इंजन की तरह देखते थे। ये सच में एक बहुत ही व्यापक नजरिया है। अब अगर हम नोट्स के पहले हिस्से की तरफ बढ़ें, तो इसमें राजस्थान की जीवन रेखा यानी सिंचाई के साधनों का बहुत विस्तार से जिक्र है। हाँ, और इसके आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। बहुत दिलचस्प। नोट्स बताते हैं कि 42% सिंचाई ट्यूबवेल से होती है, 30% नहरों से, 24% कुओं से और ये काफी चौंकाने वाला था, तालाबों से सिर्फ 1%। ये तालाब वाला आंकड़ा थोड़ा हैरान जरूर करता है। राइट। शुरुआत में मुझे लगा कि ये शायद सिर्फ लोगों की पसंद या सुविधा की बात होगी, लेकिन जब मैंने गहराई से विश्लेषण किया तो समझ आया कि ये पूरी तरह से धरातल और भूजल के स्तर से तय होता है। बिल्कुल, भूगोल ही तय करता है कि आप पानी कैसे निकालेंगे। एग्जैक्टली। जैसे जयपुर का उदाहरण लें, वहाँ ट्यूबवेल और कुओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ का जो पथरीला लेकिन पानी सोखने वाला धरातल है और नीचे जो एक्विफर मौजूद है वो इसके लिए एकदम अनुकूल है। हाँ, और वहीं अगर आप श्री गंगानगर को देखें तो वो पूरी तरह से नहरों पर निर्भर है। क्योंकि वो इलाका समतल है ना? राइट, समतल है और पंजाब की नदियों के करीब है, तो वहां नहरों का जाल बिछाना भौगोलिक रूप से काफी आसान और संभव था। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा और डिकोड करते हैं। नोट्स में बहुउद्देश्य परियोजनाओं यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र है। क्या मैं इन्हें एक स्मार्टफोन की तरह मान सकती हूँ? स्मार्टफोन मतलब कैसे? मतलब जैसे एक स्मार्टफोन सिर्फ कॉल नहीं करता, वो कैमरा भी है, इंटरनेट भी चलाता है, कैलकुलेटर भी है। उसी तरह क्या ये प्रोजेक्ट्स एक साथ कई काम करते हैं? हाँ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल स्मार्टफोन वाला ही कॉन्सेप्ट है। अगर हम नोट्स में दर्ज पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस प्रसिद्ध कथन को देखें जहां उन्होंने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, तो उसके पीछे यही ठोस तकनीकी कारण था कि वो एक साथ कई समस्याओं का समाधान कर रहे थे। बिल्कुल, एक बड़ी नदी पर बांध बनाकर जब पानी रोका जाता है तो वो केवल खेतों की सिंचाई नहीं करता, ऊंचाई से गिरता हुआ पानी टरबाइन घुमाकर पन बिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। और बांध के पीछे जो विशाल जलाशय बनता है वो बाढ़ को भी तो कंट्रोल करता है। सही कहा। और नहरों के जरिए वही पानी मीलों दूर सूखे इलाकों तक पीने के लिए पहुंचाया जाता है। नोट्स में बताया गया है कि भारत में इसकी शुरुआत 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना से हुई थी, जो अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल से प्रभावित थी। राइट। हाँ, एकदम सही। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो गंग नहर इसका एक बेहतरीन और बहुत ही शुरुआती उदाहरण है। लेकिन इन विशाल आधुनिक भारत के मंदिरों और बड़े बांधों के बीच नोट्स में एक और आंकड़ा है जो मेरा ध्यान खींचता है। कौन सा आंकड़ा? ये दर्ज है कि राज्य में सिंचाई में सबसे ज्यादा योगदान लघु सिंचाई परियोजनाओं का है। मतलब वो प्रोजेक्ट्स जो 0 से 2000 हेक्टेयर के दायरे में आते हैं। ये एक विरोधाभास लगता है ना? हाँ,
मतलब इतने बड़े बड़े बांधों के होते हुए भी सबसे ज्यादा काम छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। पर अगर हम इसके काम करने के तरीके को समझें तो ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन का मॉडल है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा व्यावहारिक कारण भी है। देखिए, बड़े बांधों की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। राइट, वो हर जगह नहीं पहुंच सकते। एग्जैक्टली। उनकी नहरें हर छोटे गांव या हर खेत की ऊंचाई तक पानी नहीं पहुंचा सकती। लघु सिंचाई परियोजनाएं जैसे छोटे चेक डैम हो गए, कुएं हो गए या स्थानीय नहरें, ये वहां की स्थानीय भूगोल की छोटी छोटी चुनौतियों के हिसाब से डिजाइन की जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका रखरखाव स्थानीय लोग खुद कर सकते हैं। हाँ, इनमें लागत भी कम आती है और ये पर्यावरण को कोई भारी नुकसान भी नहीं पहुंचाती। इसलिए विशाल बांधों के बावजूद जमीनी स्तर पर खेती को जिंदा रखने का असली काम ये छोटी धमनियां ही कर रही हैं। जल प्रबंधन का ये विकेंद्रीकृत रूप हमें इतिहास के एक बहुत ही रोचक पन्ने की ओर ले जाता है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। नोट्स में अजमेर की 2 झीलों का एक नक्शा बना हुआ है, आना सागर और फॉय सागर। हाँ, वो डाइवर्जन वाला नक्शा। बिल्कुल। इसे देखते हुए मुझे एक आधुनिक इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर या किसी विशाल ओवरफ्लो वॉल्व की याद आ गई। बांडी नदी का पानी पहले आना सागर में आता है, जिसका निर्माण अर्णोराज ने 1136-37 के आसपास करवाया था। राइट। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आना सागर में जलस्तर बहुत बढ़ जाए तो उस पानी को बाढ़ का कारण बनने से रोकने के लिए बड़ी ही चतुराई से एक चैनल के जरिए उसे फॉय सागर की तरफ मोड़ दिया गया है। ये आपदा प्रबंधन और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का सच में एक्सीलेंट उदाहरण है। मैं आपको इसका थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड देता हूँ। 1891-92 के दौरान अजमेर में भयानक अकाल पड़ा था। और तब ये फॉय सागर बना था। हाँ, उस समय अंग्रेज इंजीनियर फॉय ने इस फॉय सागर झील का निर्माण करवाया था। ये सिर्फ पानी जमा करने का कोई आम गड्ढा नहीं था। इसे बाकायदा एक अकाल राहत परियोजना या फैमिन रिलीफ प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। मतलब जब बारिश नहीं होती थी और खेत सूख जाते थे, तब लोगों को काम देने के लिए इसे बनवाया गया। बिल्कुल। प्रशासन आम लोगों को रोजगार देने के लिए ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाता था। राजसमंद झील के बाद ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी अकाल राहत झील है। क्या बात है। बांडी नदी के एक्स्ट्रा पानी को आना सागर से फॉय सागर में मोड़ने की ये तकनीक दिखाती है कि उन्होंने न सिर्फ बाढ़ से शहर को बचाया, बल्कि उस फालतू पानी को भविष्य के सूखे के लिए एक सुरक्षित तिजोरी में बंद कर दिया। ये सच में आश्चर्य में डालने वाला है कि आपदा के समय अर्थशास्त्र और इंजीनियरिंग को कैसे एक साथ ब्लेंड किया गया। हाँ, दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल। और आना सागर का महत्व सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं रहा। ये मुगलों के लिए भी एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। राइट, मुगलों ने भी वहां निर्माण करवाए थे। हाँ, जहांगीर ने वहां दौलत बाग, जिसे आज सुभाष उद्यान कहते हैं, वो बनवाया था। और शाहजहां ने सफेद संगमरमर की बारादरी का निर्माण किया था। ये दिखाता है कि भूगोल किस तरह इतिहास और संस्कृति को अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल। पर अगर हम थोड़ा और ऊंचाई पर जाएं तो भूगोल हमें कुछ ऐसे सरप्राइज देता है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आप उसी जमने वाली झील की बात करिए ना? हाँ, नक्की झील। शुरू में मुझे लगा कि रेगिस्तान में पानी जमने का कारण शायद कोई अजीब जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज होगा, लेकिन नोट्स में जो इसकी भौगोलिक स्थिति बताई गई है वो सारा रहस्य खोल देती है। हाँ, ये सिरोही जिले में स्थित है और नक्की झील की जो जियोलॉजिकल संरचना है वही इसे इतना खास बनाती है। हाँ। दरअसल ये एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील मतलब ज्वालामुखी वाली? हाँ, जब कोई ज्वालामुखी फटता है या कभी कोई बड़ा उल्का पिंड गिरता है तो जमीन पर एक विशाल गड्ढा या क्रेटर बन जाता है और फिर समय के साथ जब उसमें पानी भर जाता है तो वो झील का रूप ले लेता है। वाओ, तो नक्की झील भी ऐसे ही बनी है? राइट। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 1200 मीटर है और गहराई लगभग 35 मीटर है। इसी एलिवेशन की वजह से ये राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर स्थित है। अच्छा, तो ये इतनी ऊंचाई पर है। बिल्कुल। और सर्दियों में जब तापमान गिरता है तो इसी ऊंचाई पर होने के कारण पानी के जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोई जादू नहीं है, प्योर साइंस है। पर जहाँ विज्ञान होता है वहाँ लोक कथाएं भी अपनी जगह बना ही लेती हैं। हाँ, वो तो है। नोट्स में कुछ किंवदंतियों का भी जिक्र है जिनके अनुसार इस झील को देवताओं के नाखूनों से खोदा गया था, इसीलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। दिलचस्प है। और इसके आसपास के परिदृश्य में टोड रॉक, नन रॉक और नंदी रॉक जैसी चट्टानें हैं। हवा और पानी के कटाव से ये ऐसी आकृतियों में ढल गई हैं मानो किसी मूर्तिकार ने बैठकर उन्हें तराशा हो। और शायद गरासिया जनजाति के लिए भी इसका बहुत महत्व है। राइट? एग्जैक्टली।
गरासिया जनजाति के लिए ये सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है, ये एक पवित्र स्थान है जहां वे अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करते हैं। आस्था और भूगोल के इस संगम में अगर हम बात करें तो पुष्कर झील का स्थान शायद सबसे ऊपर आता है। हाँ, पुष्कर का जिक्र नोट्स में बहुत प्रमुखता से है। नोट्स में इसका आकार अर्धचंद्राकार यानी हाफ मून शेप बताया गया। अजमेर में स्थित ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्रेटर झील है जिसके चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। 52 घाट, ये तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसे तीर्थराज, तीर्थों का मामा और 5वां तीर्थ जैसी बड़ी उपाधियां दी गई हैं। ये दिखाता है कि इन पानी के स्रोतों को सिर्फ भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समाज के बिल्कुल केंद्र में रखा गया था। पुष्कर के बारे में नोट्स में कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य भी दर्ज हैं जो इस स्थान की सर्वव्यापकता को साबित करते हैं। किस तरह के तथ्य? देखिए, नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पुष्कर झील में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं और बैकग्राउंड वाली हस्तियों की अस्थियों का विसर्जन हुआ है। इनमें महात्मा गांधी, बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम शामिल है। ये काफी विविध सूची है। हाँ, और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, हमारा उद्देश्य यहाँ इन हस्तियों की राजनीति या विचारधारा पर चर्चा करना बिल्कुल नहीं है। हम बस नोट्स में दर्ज उस तथ्यों को सामने रख रहे हैं जो ये दिखाता है कि पुष्कर जैसी जगहें किसी भी विचारधारा या राजनीति से बहुत ऊपर हैं। सही बात है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण है जो पूरे देश को, हर तरह के इंसान को अपनी ओर खींचता है। और अगर हम नोट्स पर गौर करें तो ये गुरुत्वाकर्षण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार कर चुका है। वो कैसे? नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लाल स्याही से लिखा गया है। पुष्कर झील की सफाई और संरक्षण के लिए कनाडा के सहयोग से एक बहुत व्यापक कार्यक्रम चलाया गया था। ओह, तो इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी था। बिल्कुल। और ये इस बात का प्रमाण है कि इन ऐतिहासिक झीलों का जो इकोसिस्टम है वो केवल किसी स्थानीय महत्व का हिस्सा नहीं, बल्कि ये एक वैश्विक धरोहर है, ग्लोबल हेरिटेज है, जिसे बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक मदद ली जा रही है। सच में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब अगर हम इन नोट्स के कुछ और पन्नों को पलटें तो ऐसे कई वन लाइनर्स और तेज तथ्य सामने आते हैं जो सतह पर तो छोटे लगते हैं पर अपने अंदर बहुत गहरा अर्थ समेटे हुए हैं। ये वन लाइनर्स एग्जाम के लिए तो गोल्ड माइन होते ही हैं। बिल्कुल। चलिए एक रैपिड फायर ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहला है बीकानेर की कोलायत झील। नोट्स बताते हैं कि महर्षि कपिल मुनि इसके प्रणेता थे और यहाँ पुष्कर की तरह ही कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और दीपदान होता है। दोनों में काफी समानताएं हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक हैरान करने वाला तथ्य लिखा है कि चारण जाति के लोग इस झील के दर्शन नहीं करते। अच्छा, तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? नोट्स में इसका कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक कारण नहीं बताया गया है, पर यह इस बात का साफ संकेत है कि भूगोल और जल स्रोतों के इर्द गिर्द कैसे गहरे सामाजिक नियम और टैबूज बुने गए हैं जो आज भी कायम है। सही कहा। पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं, संस्कृति का हिस्सा है। और बीकानेर में ही एक और जल निकाय है जिसका जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है, गजनेर झील। इसके बारे में क्या खास है? नोट्स में से पानी का शुद्ध दर्पण या प्योर मिरर ऑफ वाटर कहा गया है। आप सोचिए, मरुस्थल के बीच एक ऐसी झील होना जिसका पानी इतना शांत और साफ हो कि वो एकदम आईने का काम करे, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लगता है सुनने में। और ये सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, ये भी दर्शाता है कि इसके आसपास के जो जलग्रहण क्षेत्र हैं, कैचमेंट एरिया है, उसको कितनी सावधानी से संरक्षित किया गया होगा ताकि बारिश के साथ पानी में मिट्टी या गाद यानी सिल्ट न घुले। मतलब ये बहुत ही एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट था। और इंजीनियरिंग के नजरिए से नोट्स का एक और बिंदु बहुत ध्यान खींचता है, जोधपुर की कायलाना झील, जिसे सर प्रताप सागर भी कहते हैं। हाँ, इसे सर प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। राइट। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये एकमात्र झील है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP की राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जुड़ी हुई है। ये सच में कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट, पानी को ऊंचाई पे चढ़ाने के लिए ही इस लिफ्ट नहर का उपयोग किया जाता है। और एक प्राचीन राजा द्वारा बनवाई गई ऐतिहासिक झील को एक आधुनिक और विशालकाय नहर नेटवर्क के साथ सिंक्रोनाइज करना, ये तो पुराने और नए जल प्रबंधन का एक अद्भुत मिलन है। एग्जैक्टली। और अगर हम जल प्रबंधन के इस इवोल्यूशन को थोड़ा और करीब से देखें ना, तो हमें जमीन के नीचे भी झांकना होगा। जमीन के नीचे? आप बावड़ियों की बात करें? हाँ। नोट्स में बूंदी शहर को बाकायदा स्टेप वेल्स सिटी या बावड़ियों का शहर कहा गया है और उसमें रानी जी की बावड़ी का विशेष उल्लेख है। हाँ, बावड़ियां तो राजस्थान की पहचान है। पर देखिए, बावड़ियां केवल पानी के कुएं नहीं थे,
अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो ये इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण को रोकने के प्राचीन यंत्र थे। अच्छा, इवेपोरेशन कैसे रुकता है इनसे? मरुस्थल की जो भीषण गर्मी होती है और जो तेज हवाएं चलती हैं, उनसे पानी को बचाने के लिए इन कुओं को जमीन के कई स्तर नीचे बनाया जाता था। इस गहराई के कारण सूरज की सीधी किरणें पानी तक पहुंच ही नहीं पाती थीं। ओहो, ये तो कमाल का डिजाइन है। और वहां एक ऐसा ठंडा माइक्रोक्लाइमेट बन जाता था जो पानी को भाप बनकर उड़ने से रोकता था। ये सच में स्मार्ट इंजीनियरिंग है। इसके अलावा नोट्स में झुंझुनू के खेतरी में पन्नाशाह तालाब का भी जिक्र है। और सबसे खास बात यह है कि इसका सीधा ऐतिहासिक संबंध स्वामी विवेकानंद से है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये जल स्रोत सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं थे, बल्कि ये बड़े विचारकों और दार्शनिकों के ठहरने और मनन करने के केंद्र भी थे। वाह, ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। और एक और चीज, इन नोट्स में विज्ञान का एक ऐसा अवशेष भी दर्ज है जो प्राचीन ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। एक पन्ने पर किसी झील के किनारे एक सौर घड़ी यानी सोलर क्लॉक के अवशेष मिलने का जिक्र है। सोलर क्लॉक झील के किनारे? हाँ, ये तथ्य ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन जल स्रोतों को केवल पानी के लिए नहीं, बल्कि खगोलीय वेधशालाओं या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। मतलब पानी की सतह, छाया और सूरज की गति, इन सब का इस्तेमाल करके समय और मौसम का सटीक अंदाजा लगाया जाता होगा। बिल्कुल, विज्ञान और प्रकृति का क्या बेहतरीन तालमेल था। अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पूरी चर्चा हमें आज के समय की एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ ले जाती है। आप वाटर क्राइसिस की बात करें? हाँ, देखिए, नोट्स का आखिरी पन्ना जोहड़ के बारे में बात करता है। शेखावाटी क्षेत्र में प्राकृतिक ढलान वाले जो कच्चे कुएं होते हैं या बारिश का पानी रोकने वाले मिट्टी के जो छोटे ढांचे होते हैं, उन्हें जोहड़ कहा जाता है। ये बांध से अलग कैसे होते हैं? ये कोई सीमेंट या कंक्रीट से बने बड़े बांध नहीं है। इनका मुख्य काम है बारिश के पानी की गति को धीमा करना, ताकि उस पानी को जमीन के भीतर रिसने यानी परकुलेट होने का समय मिल सके। और इससे फिर भूजल स्तर या ग्राउंड वाटर ऊपर उठता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक बहुत बड़ा नाम आता है राजेंद्र सिंह का, जिन्हें राजस्थान में जोहड़े वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। इन्होंने अलवर और आसपास के क्षेत्रों में इन्हीं पारंपरिक जोहड़ों को पुनर्जीवित किया और देखते ही देखते सूखी नदियों में फिर से पानी बहने लगा। यह दिखाता है कि जल संरक्षण सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं है, ये आज भी एक बहुत ही एक्टिव और जरूरी काम है। तो इस पूरी गहन चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि ये जो हस्तलिखित नोट्स हैं, ये सिर्फ किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए रटे जाने वाले तथ्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक ऐसी सभ्यता का ब्लूप्रिंट है जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी सूखे को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। आना सागर से फॉय सागर तक पानी का वो स्मार्ट डाइवर्जन हो, या बावरियों का वाष्पीकरण रोकने वाला विज्ञान, या फिर जोहड़ों के जरिए जमीन के प्यासे एक्विफर्स को रिचार्ज करने की कला। हाँ, सब कुछ अपने आप में अद्भुत है। ये सब दिखाता है कि राजस्थान का भूगोल सिर्फ रेत और गर्मी का पर्याय नहीं है। ये जल संरक्षण के प्रति एक अटूट समर्पण की कहानी है। और ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है। किस बारे में? देखिए, आज के दौर में जब दुनिया के बड़े बड़े शहर भयंकर जल संकट का सामना कर रहे हैं, अरबों डॉलर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और कंक्रीट के विशाल बांध भी हमारी प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। राइट। केप टाउन और बेंगलुरु जैसे शहरों का उदाहरण हमारे सामने है। तो क्या हमारे जो आधुनिक अर्बन प्लानिंग करने वाले इंजीनियर हैं, उन्हें पीछे मुड़कर राजस्थान की इन पारंपरिक तकनीकों से कुछ सीखने की जरूरत है? जैसे कि वो जोहड़, अकाल राहत के लिए बनाई गई झीलों के डायवर्जन सिस्टम और वाष्पीकरण रोकने वाली बावड़ियां। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्योंकि ये तकनीकें सिखाती हैं कि पानी को सिर्फ रोकना या बांधना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे प्रकृति के साथ मिलकर सहेजना पड़ता है। क्या हमारे करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट्स वो कर पा रहे हैं जो सदियों पहले के इंस्ट्रक्टर्स ने कर दिखाया? ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हम सबके साथ रहना चाहिए। आजकल जब शहरों में आसानी से नल खोलकर पानी मिल जाता है, तो अक्सर उस संघर्ष और उस शानदार विज्ञान को भुला दिया जाता है जो एक एक बूंद को सहेजने के लिए सदियों पहले विकसित किया गया था। बिल्कुल, पानी की अहमियत को हमें दोबारा समझना होगा। तो आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि अगली बार जब भी राजस्थान का जिक्र होगा तो आपके दिमाग में सिर्फ सूखा रेगिस्तान नहीं, बल्कि वास्तुकला, कमाल की इंजीनियरिंग
और गजनेर झील जैसे पानी के शुद्ध दर्पण की तस्वीर उभरेगी। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।